Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? इंडिया एंड नाइजीरिया विल जॉइन हैंड्स टू टैकल टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग पीएम। वी ऑल नो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई है नाइजीरिया में। उसी रिगार्डिंग एडिटोरियल आया है कि आने वाले समय में इंडिया और नाइजीरिया के बीच में क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें दोनों कंट्रीज बायलैटरल टाइज को और स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे लिए नाइजीरिया इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात ये कि नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है, मतलब कि अगर अफ्रीकन कंटिनेंट की बात की जाए तो नाइजीरिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, पहली चीज। दूसरा, फर्स्ट थिंग इज पॉपुलस कंट्री। सेकेंड थिंग इज दोनों कंट्री हिस्टोरिकली सेम चीज सफर कर चुके हैं, मतलब कि दोनों कंट्रीज कॉमनवेल्थ का पार्ट है। दैट मीन्स जहां इंडिया ने भी ब्रिटिश एरा को देखा, ब्रिटिशर्स के अंडर में वर्क किया, उनके कंट्रोल में रहे, सिमिलरली नाइजीरिया भी ब्रिटिशर्स के अंडर में रहा। और बात की जाए तो अभी की जो विजिट है नाइजीरिया की हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आफ्टर 17 ईयर्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पहली बार नाइजीरिया विजिट किया है। और तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट में। देन बोथ कंट्री शेयर कॉमनवेल्थ मेंबर्स, दैट मीन्स हिस्टोरिकली टाइज भी दोनों के सिमिलर है। चूंकि दोनों कंट्रीज में ने एक जैसी चीजें सफर की है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोनों कंट्रीज का सेम है, इसलिए जो आने वाले समय में चैलेंजेस कंट्रीज के द्वारा फेस किए जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी सिमिलर टाइप के हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस इशू हो गया, करप्शन हो गया, टेररिज्म हो गया, पायरेसी हो गई, या यूं कह लो कि टेक्नोलॉजिकल इतना ज्यादा दोनों कंट्रीज डेवलप्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि अगर करंट रिलेशनशिप की बात की जाए, दोनों कंट्रीज के बीच में करंटली क्या चल रहा है। पहली चीज कि इंडिया और नाइजीरिया के बीच में अगर ट्रेड रिलेशन की बात की जाए तो इंडिया नाइजीरिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। दोनों के बायलैटरल ट्रेड में अप्रोक्स 7.9 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता था, लेकिन इस 10 साल के टाइम पीरियड में ये जो ट्रेड है ना, ये जस्ट हाफ हो चुका है। मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं जो कि हम उन्हें ठीक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड कम हो रहा है। सेकेंड वन इज इंडिया की अप्रोक्स 150 कंपनीज ने नाइजीरिया में इन्वेस्ट कर रखा है अप टू 27 मिलियन डॉलर्स तक के लिए। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो नाइजीरिया, अगर पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट में नाइजीरिया लार्जेस्ट नॉन अफ्रीकन ग्रुप है जहां पर इंडियन डायस्पोरा रहते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडियन जो इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशनशिप्स है ना, इतने गहरे अभी तक अफ्रीकन यूनियन के चैनल से डेवलप हुए। हमारे दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस इतने अभी डेवलप या यूं कह लो कि इमर्ज अप नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के बीच में पोटेंशियल है कि दोनों कंट्रीज एक साथ आ सकती हैं और वर्क कर सकती है। कुछ सेक्टर्स पर फोकस करते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज डिफेंस के सेक्टर में नाइजीरिया कहीं ना कहीं पायरेसी और टेररिज्म, ये सारी चीजें बहुत फेस करता है। वहीं इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में अपने आप को बहुत ग्रो कर दिया है। इंडिया नाइजीरिया की मदद कर सकता है उनको डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में, टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने में और डिफेंस सप्लाईज प्रोवाइड करने में, ताकि नाइजीरिया अपने टेररिज्म से साथ के साथ और भी जो भी चैलेंजेस होते हैं, वहां पर पायरेसी होती है, इन सारी चीजों को डील आउट कर सके। पहले भी 1960 में इंडिया ने नाइजीरिया के कुछ डिफेंस ऑफिसियर्स को अप्रोक्स समथिंग डिफेंस ऑफिसियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। अभी भी हमें अपने डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। कहीं ना कहीं नाइजीरिया फेस करता है फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेजेस को, मतलब कि नाइजीरिया के पास उतना रिजर्व नहीं रहता है डॉलर का जिससे वो फॉरेन कंट्रीज के साथ एक्सचेंजेस कर पाए, ट्रेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए कंट्रीज के साथ। हम उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने में, या यूं कह लो कि
ट्रेड को बढ़ाने में और लोकल करेंसीज में उसके साथ ट्रेड करके वहां पर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। साथ के साथ वहां पर इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज्यादा है, दैट इज 32%। नेक्स्ट वन इज ट्रेड इनहेंसमेंट। इंडिया और नाइजीरिया का ट्रेड देखा जाए तो हमने ऑलरेडी देखा 7.9 बिलियन डॉलर्स का दोनों कंट्रीज ट्रेड करती हैं, बट 2023-24 में ये ट्रेड 29.7% से नीचे गिर गया है, जो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। बट इंडिया के पास पोटेंशियल है कि इंडिया अपनी फूड को, फार्मास्यूटिकल्स को, फूड स्टफ्स, टेक्सटाइल, इन सब चीजों पर नाइजीरिया के साथ ट्रेड कर सकता है और अपने ट्रेड को एनहेंस कर सकता है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग। इंडिया अपनी आईटी सेक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजीज है, वो डेवलप करके नाइजीरिया की मदद कर सकता है, उसे इन सब चीजों में प्रोवाइड कर सकता है हेल्प। सो आज का जो एडिटोरियल आया ना, वो यही आया कि हम इंडिया और नाइजीरिया डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, इन सब में दोनों कंट्रीज अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा सकती हैं, बायलैटरल रिलेशंस को और इम्प्रूव कर सकती हैं। साथ के साथ टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये 3-4 प्रॉब्लम्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल है, सेम है। सो दोनों कंट्रीज नई टेक्नोलॉजीज रिसर्च करके और एक दूसरे की मदद करके इन चैलेंजेस को खत्म कर सकती है। साथ के साथ इस न्यूज में ये भी बताया गया कि जब नाइजीरिया में लास्ट मंथ फ्लड हुआ था तो इंडिया ने उन्हें फूड स्टफ्स प्रोवाइड किए थे। अप्रॉक्स 20 टन ऑफ सप्लाईज इंडिया ने प्रोवाइड की थी। साथ के साथ इंडिया ने G20 में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप को भी मतलब कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाने में इंडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो एक तरह से इंडिया और नाइजीरिया के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, पोटेंशियल अच्छा है, तो इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। और रिसेंटली इस विजिट के दौरान इंडिया ने नाइजीरिया का स्टेटस भी बढ़ाकर रख दिया है। मतलब कि कहीं ना कहीं पहले दोनों कंट्रीज हाई प्रायोरिटी में थे, मतलब कि इंडिया जो है वो नाइजीरिया को हाई प्रायोरिटी प्रोवाइड करेगा, बट अब इस हाई प्रायोरिटी के स्टेटस को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने की बात चल रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट न्यूज। आगे बढ़ते हैं। 2 more bodies found, army deployed in Imphal। We all know मणिपुर के इम्फाल रीजन में किस तरह से अनरेस्ट चल रहा है, उसके पीछे मैंने डिस्क्राइब कर चुका है। कुकी जोन, मेती, ये दो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। मेती ग्रुप चाहता है कि उन्हें भी स्केड्यूल कास्ट का स्टेटस मिले, जिससे कि वो भी बेनिफिट्स को अर्न कर पाए। जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं स्केड्यूल कास्ट के लोगों को, अपने एजुकेशन में हो गया, फीस में हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर में हो गया, या अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, इन सारे सेक्टर्स में बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए वो ट्राइब चाहता है कि उन्हें स्केड्यूल कास्ट का दर्जा मिले। बट इसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहा है कुकी ग्रुप, जिसकी वजह से दोनों के बीच में टसल चलता है, दोनों के बीच में टेंशन चलता है। और एट द एंड जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर, जो कि इतना ब्यूटीफुल स्टेट है, वो डिस्प्यूटेड रीजन में आ जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अनरेस्ट जैसी चीजें कंटिन्यूअसली रहती है। India conducts historic flight test of hypersonic missile with a range of 1500 किलोमीटर। इंडिया ने एक अपनी नई मिसाइल बनाई है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज है 1500 किलोमीटर तक की। ये डेवलप की गई है हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस DRDO के द्वारा। अगर मैं बात करूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, सो हमारे पास 3 टाइप की बेसिकली मिसाइल्स रहती है। ये जो मिसाइल है ना, इसे मैं डिवाइड कर रही हूँ स्पीड के बेसिस पर, किस स्पीड से मिसाइल ट्रेवल कर रही है उस बेसिस पर उसे डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, दैट इज सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। सबसोनिक मिसाइल्स वो रहती हैं जो कि साउंड की स्पीड से कम, जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम रहती है, और यूजुअली साउंड की स्पीड को हम बोलते हैं मैक, दैट इज MACH। इंडिया में ऐसी कई सारी मिसाइल हैं, जैसे कि इंडियन पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक सबसोनिक मिसाइल है। देन सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल ऐसी होती है जो कि साउंड की स्पीड से फास्टर रहती है, ज्यादा तेज मूव करती है, उन्हें बोला जाता है सुपरसोनिक। बट हालांकि ये मैक 5 से कम रहती है।
इंडिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका एग्जाम्पल है। देन अभी रिसेंटली हमने जो मिसाइल बनाई है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब कि जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज्यादा रहती है, मतलब कि मैक 5 से भी ज्यादा जिसकी स्पीड होगी उसे बोला जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। अभी रिसेंटली हमारे पास अगर इंडिया की बात की जाए तो शौर्य या फिर सागरिका मिसाइल सिस्टम है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल से, मतलब कि उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। COP19 डिस्कशंस फ्लैगिंग नो प्रोग्रेस मेड ऑन इशू क्रिटिकल टू डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया। ये कॉप, वी ऑल नो, कॉप की 29 मीटिंग चल रही है बाकू अजरबैजान में। इसी रिगार्डिंग रोज हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है इस न्यूज से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया फ्रस्ट्रेट हो रहा है, चूंकि हम कॉप की मीटिंग तो कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर मीटिंग तो चल रही है, बट वहां पर कोई भी मतलब कि किसी एक मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं लोग कि किस तरह से हमें फाइनेंस प्रोवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें डेवलपिंग नेशंस ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जबकि उसमें डेवलप्ड नेशंस ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। डेवलप्ड नेशंस ने ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा की है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उन कंट्रीज में पहले स्टार्ट हुआ, इससे एमिशन लेवल भी उन कंट्रीज का ज्यादा है। यही अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है। उनका ऐसा मानना है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को अभी कट डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपने हाईएस्ट पीक को भी नहीं अचीव किया है, डेवलपमेंट के एमिशन के हाईएस्ट पीक को भी अचीव नहीं किया है। कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशंस को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन तो होंगी ही होंगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए डेवलप्ड नेशंस को। डेवलप्ड नेशंस को अपनी टेक्नोलॉजी, फाइनेंसेस, रिसर्च सब प्रोवाइड करनी चाहिए डेवलपिंग नेशंस को, ताकि वो उस चीज के साथ अब उस चीजों को एडॉप्ट करते हुए अपने नए प्रोजेक्ट्स को बनाएं, ताकि क्लाइमेट चेंज को चेकआउट किया जा सके। इस एडिटोरियल में डिस्कशन किया गया है MWP, दैट इज मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। बेसिकली COP27 2 साल पहले कंडक्ट हुई थी इजिप्ट के शर्म एल शेख रीजन में। उस दौरान हमने बात की थी मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम एक तरह से बताया गया था ऐसा प्रोग्राम कि जो बात करेगा कि हमें चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसमें कोई भी तरह के नए टारगेट्स या कंट्रीज को फोर्स नहीं किया गया कि कोई वो स्पेसिफिक एक्शंस को, या यूं कह लो कि अपने डेवलपमेंट गोल्स को डिसाइड करे, कंट्रीब्यूशन को बताएं कि वो क्या करने वाली है। बस इसमें ये बात की गई कि कंट्रीज किस तरह से अपने जो भी डिसाइड किया गया है मीटिंग्स में, कॉप की मीटिंग्स में, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगी, उसका वर्क प्रोग्राम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। अगर मैं बात करूं मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम की, तो इसे लाया गया था COP27 में शर्म एल शेख के दौरान। इसका मेन काम यही था कि हमें ग्लोबल लेवल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में साइन किया था, उस तक कैसे, कौन सी पॉलिसीज, कौन सी चीजों को हम इंप्लीमेंट करें कि हम इस टारगेट को अचीव कर सके। एक तरह से जो ये MWP है ये डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है कि कंट्रीज अपनी टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करें, फाइनेंसेस प्रोवाइड करें, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, किस कंट्री में किस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उस चीज को एक्सप्लोर करना, और जो भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं उसे कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए, एड्रेस इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे 3-4 ऑब्जेक्टिव थे जो कि मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम से रिलेटेड है। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, चूंकि ये न्यूज में रहा भी है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम कहीं से भी कोई भी कंट्रीब्यूशन या नए टारगेट सेट करने की बात नहीं करता है, ना ही ये किसी कंट्री पर फोर्सफुली बोलता है उन्हें कि आप टारगेट सेट करो या कंट्रीब्यूशन करो। इसका अगर ओरिजिन देखा जाए तो COP27 के दौरान इसे ओरिजिनेट किया गया था।
नेक्स्ट वन इज only ineligible ones will lose BPL card, says कर्नाटका सीएम। कर्नाटका में ऑब्जर्व किया गया कि कई सारे जो बेनिफिशियरीज हैं, वी ऑल नो हम कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स चलाने के लिए हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको स्कीम की जरूरत है। सो उस आइडेंटिफिकेशन के दौरान कुछ बीपीएल कार्ड्स दिए जाते हैं। बीपीएल मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे लोग जो कि पॉवर्टी लाइन एक लिमिट सेट कर दी जाती है, उस पॉवर्टी लाइन के नीचे लाया करते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उन लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स की जरूरत है, ज्यादा स्टेट हेल्प की जरूरत है, उनके लिए फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सेक्टर, हर एक चीज में ज्यादा से ज्यादा जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी हेल्प की जाती है। सिमिलरली देखा गया कि कर्नाटका स्टेट में फेक बीपीएल्स बनाए गए, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, स्टिल उनके पास बीपीएल कार्ड अभी भी है और वो उन फैसिलिटीज को भी अवेल कर रहे हैं जो कि लोगों को, बीपीएल कार्ड्स के लोगों को प्रोवाइड की जाती है। सो इससे क्या होगा कि आपको जिन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करनी है ना, उनका बेस बढ़ जाता है और बेस बढ़ने की वजह से जो रिसोर्सेज है उनका बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसकी वजह से जो कि रियल रिक्वायरमेंट है, जिसको सच में जरूरत है बेनिफिट्स की, उस तक बेनिफिट्स कम पहुंचते हैं और जो ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, या यूं कह लो कि जिसके पास ऑलरेडी फैसिलिटीज हैं, उस तक फैसिलिटीज भी जाने लगती है। सो इस चीज को कर्व आउट करने के लिए, इस चीज को ठीक करने के लिए कर्नाटका के सीएम ने बोला कि हम आने वाले समय में जो भी इनएलिजिबल लोग हैं बीपीएल कार्ड्स के, उनको रिमूव कर देंगे। Next one is EC asks Jharkhand BJP to remove divisive video and explain poll code violation। ये जो न्यूज है ये बेसिकली, हालांकि इलेक्शन से इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम इसे यूपीएससी से कनेक्ट करें तो हमारे लिए ईसी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वी ऑल नो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। इसका जिक्र पार्ट 15 में किया गया है। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक ईसीआई के बारे में बताया गया है। इसमें पूरी इनकी वर्किंग कंडीशंस, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, टेन्योर क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। सो पहली चीज, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उसके बाद टेन्योर की बात की जाए तो इनका टेन्योर रहता है 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स, मतलब कि 6 साल तक वो ईसीआई बने रह सकते या फिर जब तक उनकी एज 65 इयर्स तक की नहीं हो जाती है। अगर रिमूवल की बात करूं सो उनको उसी तरीके से रिमूव किया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। दैट मीन्स 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब कि मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी अचीव होगी तब जाके आप ईसीआई को रिमूव कर सकते हो। और इनके फंक्शंस तो वी ऑल नो, जो लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, राज्यसभा के इलेक्शंस हो गए, साथ के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल के इलेक्शंस, ये 3-4 इलेक्शंस जो बड़ी हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है ईसीआई के द्वारा। और जो बचे हुए इलेक्शंस हुए जैसे कि लोकल बॉडीज के, पंचायतीज के, म्युनिसिपैलिटीज के, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। सो ये सारी इनकी डिटेल्स हैं। अगर मैं एक और बात करूं, यहाँ पर जो न्यूज आई है ना, वो ये आई है कि अभी जो टाइम चल रहा है, वी ऑल नो झारखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं। सो इस दौरान अगर कोई भी स्टेट है जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां पर जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, उस दिन से लेकर के जब तक कि रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होते तब तक के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है, जिससे बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या वोटर्स या जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सब कैसा बिहेवियर अपनाएंगे, क्या चीजें उनको अलाउ है, क्या चीजें नहीं अलाउ है, ये सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। सो सिमिलरली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ही वहां पर एक सोशल मीडिया पर गलत वीडियो अपलोड कर दिया गया, जिसकी वजह से
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि आपको ये डिविसिव वीडियो जो है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहा है, इस वजह से आपको ये वीडियो स्ट्रक डाउन करना है या यूं कह लो कि हटा देना है अपने सोशल साइट से। आगे बढ़ते हैं। 2 cheers फॉर द टॉप कोर्ट्स बुलडोजर जजमेंट। मैंने इस चीज को बहुत बार डेप्थ में डिस्कस किया है, इसलिए आज मैं इस चीज को थोड़ा सा बस समराइज करती हूँ। बुलडोजर जजमेंट बोल लो या बुलडोजर राज बोल लो, बुलडोजर जस्टिस बोल लो, ये तीनों टर्म एक ही चीज है। हुआ क्या कि कंट्री में मॉब लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर अगर मान लो कम्युनल राइट्स हो रहे हैं या चीजें कम्युनली चीजें गलत हो रही है, कम्युनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इस तरह से हो रहा है, तो जो भी पर्सन, ऐसा देखा गया कि कोई पर्सन कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व है, साथ के साथ उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस भी चल रहा है, सो स्टेट ने एक अपनी नई प्रैक्टिस स्टार्ट की जिसे बोला गया बुलडोजर जजमेंट। इस दौरान स्टेट क्या करता है कि उस कन्विक्टेड पर्सन या यूं कह लो एक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर देता है बुलडोजर की जस्टिस से। इस चीज पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन प्रोवाइड की कि कोई भी पर्सन, चाहे वो एक्यूज्ड हो, इवन अगर वो कन्विक्टेड भी है, बट स्टिल आप उसकी प्रॉपर्टी को इस तरह से डिमोलिश नहीं कर सकते हो, चूंकि ये चीज वायलेट करता है, एक तो रूल ऑफ द लॉ को वायलेट करता है, साथ के साथ एक तरह से नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये, साथ के साथ जो एक सेपरेशन चलता है इंडिया में, मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी जो एक स्टेट के पिलर्स हैं, वो तीनों एक सेपरेट है, हर एक के पास अपनी पावर है, अपने फंक्शंस है, बट अगर एग्जीक्यूटिव मतलब कि स्टेट बुलडोजर जस्टिस के नाम पर लोगों की प्रॉपर्टी या एक्यूज्ड पर्सन या कन्विक्टेड पर्सन की प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने लगेगी जजमेंट के नाम पर, तो ये चीज तो ब्रीच ऑफ पावर है ना, क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड करने का काम जुडिशियरी का है। इसलिए वो काम अगर स्टेट कर रही है, एग्जीक्यूटिव कर रही है, तो ये चीज तो सेपरेशन ऑफ पावर के भी खिलाफ है, नेचुरल लॉ के खिलाफ है, रूल ऑफ द लॉ के खिलाफ है, इवन इसमें फंडामेंटल राइट भी लोगों के ब्रीच हो रहे हैं। एक फैमिली में अगर एक ही पर्सन एक्यूज्ड है, कन्विक्टेड है, सो उसकी वजह से आप उसके पूरे घर को तोड़फोड़ कर दे रहे हो, इससे क्या होगा, इससे जो उस घर में वल्नरेबल लोग हैं उन सब के भी नेचुरल राइट्स, राइट टू शेल्टर, वो भी खत्म हो रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना किया कि इस तरह से एक्शंस हम नहीं अलाउ कर रहे हैं। साथ के साथ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस रिगार्डिंग गाइडलाइंस पास किए कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करना है तो उसके लिए आपको पहले कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला चीज, आपको कोई भी पर्सन जो कि इन्वॉल्व दिखा है, जिसकी आप प्रॉपर्टी डिमोलिश करने वाले हो, उसको 15 डेज प्रायर नोटिस भेजनी है कि आपकी प्रॉपर्टी हम हटाने वाले हैं या यूं कह लो डिमोलिश करने वाले हैं। दूसरी चीज, उस पर्सन के पास राइट टू अपील है, अगर वो पर्सन अपील करना चाहता है तो उसको फिर 15 डेज प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो कोर्ट्स में अपनी अपील डाल सके, उन लेजिस्लेचर से पूछ सके कि आखिर अगर उसकी प्रॉपर्टी लीगल है तो किस बेस पर स्टेट उसकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर रहा है। यहां से हम इंश्योर करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी को, रूल ऑफ द लॉ को, मतलब कि हमने म्युनिसिपैलिटी को ये पावर दे रखी है कि अगर कंट्री में कहीं पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है या इलीगल प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है तो आप उस चीज को डिमोलिश कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस इस चीज को मिसयूज कर रहे हैं और अपने बेनिफिट में मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की प्रॉपर्टीज को डिमोलिश कर दे रहे हैं। इसी रिगार्डिंग गाइडलाइंस जारी की गई जो मैंने डिस्कस कर दी। अब इस एडिटोरियल में कुछ चैलेंजेस भी बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल, पहली चीज ये कि कोर्ट ने गाइडलाइन तो दे दी, बट ये गाइडलाइन जनरेट करने में इतना लेट क्यों? क्योंकि ये चीज अभी की नहीं है, बुलडोजर जस्टिस अभी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बुलडोजर जस्टिस 2019-20 से चल रहा है। जब आपने सिटीजनशिप एक्ट को लाया था ना, तब जो भी पीपल्स सिटीजनशिप एक्ट का विरोध कर रहे थे उन सबकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया गया था। पहला चैलेंज कि आपने डिले क्यों किया। दूसरी चीज जो पूछी जा रही है इसमें वो ये है
कि अब आप कंपनसेशन की बात कहाँ से करोगे। मतलब कि जिन लोगों के ऑलरेडी प्रॉपर्टी को, घरों को डिमोलिश कर दिया गया है, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, कंपनसेट कहाँ से होगा। अगर स्टेट अथॉरिटीज करेंगी तो किस लेवल पर कंपनसेशन होगा, या फिर कौन उसका बर्डन अपने ऊपर लेगा, इन सारी चीजों को अभी तक कोर्ट ने एड्रेस नहीं किया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोर्ट के इस गाइडलाइन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, वो ये है कि कोर्ट ने ना पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर ये गाइडलाइन इशू नहीं की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, लोगों ने हथिया कर रखा है उस जमीन को, तो आपको 15 दिन पहले नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 15 दिन के लिए अपील के लिए भी वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाकर के उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है, जो सोसाइटी का वल्नरेबल या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पीपल है, जो यूजुअली रेलवे ट्रैक के आसपास कह सकते हैं रहते हैं, झुग्गी स्लम एरियाज में रहते हैं, उन सब कि वो सब भी कहीं ना कहीं वल्नरेबल है, बट स्टिल उनको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया। स्टेट चाहे तो उनकी प्रॉपर्टी को बिना एक दिन भी वेट किए रातों रात हटा सकती है। सो जरूरत है कि कोर्ट इस इशू को भी एड्रेस करे, इवन कुछ दिनों की मोहलत दी जाए या उनको रिहेबिलिट करने की बात की जाए, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने की बात करनी चाहिए। ये था ये पूरा एडिटोरियल। आगे बढ़ते हैं। The new Justicia and reimagining justice. We all know recently सुप्रीम कोर्ट ने नए नए स्टैच्यू को अनवील किया है। मतलब कि जो स्टैचू था पहले, जिस पर कि एक लेडी थी जो ब्लाइंड फोल्डेड थी, साथ के साथ उन्होंने एक हाथ में तलवार ले रखी थी और एक हाथ में तराजू ले रखा था, उस चीज को रिप्लेस किया गया है नए स्टैचू से। मतलब कि अब जो स्टैचू लेडी है, या यूं कह लो जस्टिस लेडी है, पहली चीज तो वो इंडियन साड़ी के गेटअप में है, दूसरा वो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, उनकी आंखों में काली पट्टी नहीं लगी हुई है, थर्ड थिंग उनके हाथ में स्वॉर्ड की बजाय, तलवार की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है एक, और दूसरे हाथ में वही बैलेंसिंग तराजू है। अगर इस चीज को देखा जाए तो ये जो लेडी जस्टिस का स्टैचू है ना, वो कुछ चीजों को रिवील कर रहा है या कुछ मैसेज भेजने की बात कर रहा है। ट्रेडिशनली जो ब्लाइंड फोल्ड लेडी जस्टिस थी, वो ये सिंबलाइज करती थी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, implying that justice should be delivered impartially without being swayed by the health, power, status of the parties involved। मतलब कि अगर जो जुडिशियरी है वो जस्टिस दे रही है, तो वो किसी की भी वेल्थ, पावर या स्टेटस से यूं कह लो कि इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, बल्कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, इस कॉन्सेप्ट से अपने जस्टिस को डिलीवर करेगी। बट कहीं ना कहीं जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉलोनियल एरा का है, और हम सब जानते हैं हम धीरे धीरे कॉलोनियल एरा की चीजों को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी को, इन सारी चीजों को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता जैसी चीजें सामने लाई है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना नया स्टैट्यू डिफाइन किया, जो कि कॉलोनियल प्रैक्टिस को हटा करके उस चीज को इंडियन कंटेक्स्ट में दिखा रहा है कि इंडिया जहां पहले प्रैक्टिस करता था रूल ऑफ द लॉ, अब वो बात करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। साथ के साथ ये बात करता है कि अगर कानून, पहली चीज तो ये कि कानून की नजर सबके ऊपर इक्वल तरीके से पड़ रही है, कानून अंधा नहीं है, कानून देख सकता है कि किसने गलत किया किसने सही किया। दूसरी चीज, जो हाथ में बुक है वो ये बताती है कि जो जस्टिस है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा नॉलेज है, उसने सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, और वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन या किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए अच्छे तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। Next one is, why were the Kerala IAS officers सस्पेंडेड? रिसेंटली केरला में एक केस हुआ जिसमें कि एक आईएएस ऑफिसर ने एक रिलीजियस ग्रुप बना दिया जिसका नाम मुल्लू हिंदू ऑफिसर्स था। ऐसा रिलीजियस ग्रुप बनाने से क्या हुआ, जो आईएएस के कैडर्स थे, ऑफिशियल्स थे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक हिंदू ग्रुप वाले और एक मुस्लिम ग्रुप वाले। कहीं ना कहीं ये एक तरह से शो करता है कि
गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो तक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बट चूंकि इंडिया में हमारे पास पूरा एक कोड है, आईएएस रूल्स है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिशियल्स हैं वो किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, इसे 1968 के अंदर कोडिफाई किया गया था और इन्हें बोला गया था एआईएस रूल्स। सो इस दौरान बताया गया कि जो भी फॉरेस्ट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, जो भी सर्विसेज ऑल इंडिया लेवल पर होती है, उन लोगों को किस तरह से कोड रखना है, किस तरह से बिहेव करना है, वो किन चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर हैम्पर होगा या उस पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। इसी के साथ साथ उनके ऊपर ये भी चीजें बोली गई कि आप सोशल मीडिया का उतना ही यूज करोगे जितना कि इंडिया की यूनिटी के लिए सही है। आप कोई भी ऐसी चीज या कोई भी कम्युनिकेशन ऐसा नहीं करोगे जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहा है। कुछ समराइज मैंने किया कि 1986 में किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया गया है। सिमिलरली अभी का जो इशू देखा गया ना, उसमें ये सारी गाइडलाइंस तो बताई गई है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि जो ये 1968 के रूल्स है ये आउटडेटेड है। वी ऑल नो अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, हमारे सामने सोशल मीडिया इतना ज्यादा आया है, उसका यूज हमारी लाइफ में बढ़ रहा है। जरूरत है कि हम इन 1968 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपडेट करें और पूरा क्लियरिफाई करें कि कौन से एक्ट्स सही हैं, कौन से एक्ट्स गलत है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या अपनाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। होता क्या है ना कि आपने रूल्स तो बना दिए, बट समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि जो हायर अथॉरिटीज है, जो सीनियर ऑफिसर्स है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो इन रूल्स का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने जूनियर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाने के लिए या जूनियर्स को हटाने के लिए। प्रॉपर इन 1968 के रूल्स में इनके लिए कोई भी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है, मतलब कि ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। थोड़ा सा कहीं ना कहीं 1968 के रूल्स एंड रेगुलेशंस में चैलेंजेस हैं, जिससे जरूरत है कि हम उसे चेंज करें और रिव्यू करके अपडेट करें उसको आज के कंटेक्स्ट में, आज के सिनेरियो में। Next one is India Bangladesh have maintained ties despite changes, says envoy. We all know इंडिया और बांग्लादेश में थोड़े से टाइज जो है वो टर्मोइल लाइक सिचुएशन में, मतलब कि बांग्लादेश में पॉलिटिकली चीजें चेंज हुई। पहले शेख हसीना जी की गवर्नमेंट थी, अब वहां पर यूनुस की गवर्नमेंट बनाई गई है। यूनुस पहले इंडिया के फेवर में नहीं थे, बट स्टिल दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप देखिए तो वो अच्छे ही चल रहे हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी हमने एनर्जी के सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में बायलैटरल टाइज बना रखे थे, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया या एनर्जी एक्सचेंज की बात की, पाइपलाइन बिछाने की बात की, गवर्नमेंट अभी भी उन सब पर सेम पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। और एक मुद्दा जो दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप्स को खराब कर सकता है, दैट इज शेख हसीना जी का हमारी कंट्री से बाहर निकालना। वी ऑल नो हमने शेख हसीना जी को अपनी कंट्री में रखा था जब वो बांग्लादेश छोड़कर भाग आई थी। यूनुस सरकार ने हमसे डिमांड किया कि आप शेख हसीना जी को हमारी कंट्री में वापस भेजो, दैट मीन्स बांग्लादेश वापस भेजो, बट हम उस चीज पर कोई एक्शन नहीं उठा रहे। इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो सकते हैं, बट करेंटली अच्छे चल रहे हैं। Next one is ahead of poll center eases norms for soybean procurement. We all know इंडिया में अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की जाए तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रोक्योर करने के लिए चीजों को। प्रोक्योरमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन डिसाइड करता है कि हमें किस क्रॉप के लिए क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस देनी है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बट जब इस चेन को आगे बढ़ाया जाता है, जब डिसबर्समेंट की बात की जाती है या यूं कह लो कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहती है कि गोडाउन से लेकर के बेनिफिशियरी तक कैसे पहुंचाया जाए अनाज को, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है। ये तो मैंने एक थोड़ा सा समराइज कर दिया चीजों को। अब रिसेंटली न्यूज क्या आई है कि
इलेक्शन होने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीफ क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट कर रही है। सो इस प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है, मतलब कि जहां सोयाबीन को प्रोक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी एक लाइन डिसाइड की थी कि जिसमें मॉइस्चर लेवल 12% से कम होगा उन्हीं क्रॉप्स को हम प्रोक्योर करेंगे। बट अब इस चीज को थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया गया और बोला गया है कि प्रोक्योरमेंट के लिए मॉइस्चर लेवल 15% तक का भी ठीक है। वी ऑल नो इलेक्शन के हिसाब से ये चीजें चेंज की जाती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट आउट करें। नेक्स्ट वन इज वुमेन एंटरिंग लेबर फोर्स अर्निंग लेस देन दे डिड अर्लियर। इस एडिटोरियल में बताया गया, इस न्यूज में बताया गया कि अगर हम कंपैरिजन करें 2017-18 के डेटा को 2023 के डेटा से, तो विमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता हुआ नजर आया है। मतलब कि पहले विमेन जो थी वो 27% इन्वॉल्व थी लेबर फोर्स में, जबकि वो अब बढ़ करके 41.7% हो गई है। बट स्टिल जो सर्वे है वो ये बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंक्रीज जो आया है ना वो रूरल एरियाज में है, पहली चीज। दूसरा, रूरल में भी ऐसे सेक्टर में आया है, मतलब कि जो अनपेड हाउस सर्विसेज रहती है उसमें विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ आया है, जिसकी वजह से उनको पहली चीज तो उनको पेड पेड नहीं की जा रही है, सैलरी नहीं दी जा रही है, सिर्फ उनको काउंट किया जा रहा है कि विमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। दूसरा चीज देखा जाए तो उनका पार्टिसिपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड रीजन में ज्यादा बढ़ा है। अगर उनकी सैलरीज देखी जाए ना तो जितनी सैलरी उनकी 6 साल पहले थी अभी वो उससे भी कम हो गई है। सो ये एक तरह का एलिगेशन है जो यूनियन गवर्नमेंट पर लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा। नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, हमारे लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया, जिसे आप मेंस में कहीं पर भी कोट कर सकते हैं। Center aims to make Andaman and Nicobar Island a tuna export hub. Recently, अंडमान निकोबार आइलैंड में एक मीटअप हुआ, बिजनेस इन्वेस्टमेंट मीटअप हुआ, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार एक आइलैंड कंट्री है, उसके आसपास पूरा सी है। सो कहीं ना कहीं वो फिशरी के लिए काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है। सो हम बात कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में ट्यूना फिश के एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके वजह से हम इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना चाहते हैं कि अंडमान निकोबार में कंपनीज आए, इंडिविजुअल्स आए और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, नई टेक्नोलॉजीज को लाएं, जिसकी वजह से हम ट्यूना फिश को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर पाए और उसके बाद उसे एक्सपोर्ट कर पाए। वी ऑल नो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज होती है फिशिंग को कवर करने के लिए। सो अगर हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कहीं ना कहीं हम उस चीज का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दिस इज अबाउट ट्यूना फिश। ट्यूना फिश जो है वो ट्रॉपिकल सरफेस ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में रहती है। ट्यूना फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भी इसे लाया है। इस स्कीम को 2020 में इन्हें लागू किया गया था फिशरीज सेक्टर में, जो कि फार्मर्स फिश एग्रीकल्चर के साथ साथ फिश सेक्टर में रहते हैं, उनकी इनकम को किस तरह से डबल किया जाए इस चीज के लिए। रिवीजन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज पेयर इनिशिएटिव, दैट मीन्स पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा चालू किया गया है। इसका मेन काम है रिसर्च को किस तरह से इनहेंस करना, साइंटिफिक इनोवेशन करना, इंटरनेशनली हमारी जो रिसर्चेस है वो इंटरनेशनली कैसे एक्सेप्टेबल हो, सर्टिफाइड हो, उस चीज को सपोर्ट करना, इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो एजुकेशन हब है, उन सबको कैसे कोलैबोरेट करवाना ताकि हम रिसर्च सेक्टर में बढ़ सके। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार। जो एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार है ये तीनों सर्विसेज का एक्सरसाइज है जो अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट करवाया गया। इसका मेन काम था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में कैसे कोऑर्डिनेट करना, कैसे तीनों सर्विस आपस में मिलकर काम करें, जो भी नई टेक्नोलॉजीज हर एक सर्विसेज के पास आती है उन सबको किस तरह से मिलकर एनहेंस करना है और उसका पोटेंशियल बढ़ाना है। माउंटेनियस जैसे रीजन में अगर हमारे पास कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इन रीजन्स में कैसे हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, इस चीज के लिए हमने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।